तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा था भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट चैंपियन है। अब ठीक है, हमारे पास मैनेजर है, चैंपियन है, मगर हमारे प्रोजेक्ट के साथ कौन होना चाहिए, हमारा बिजनेस भी तो होना चाहिए। तो बिजनेस यूनिट के भी तो कुछ पर्सनल होने चाहिए जो उसका पार्ट होंगे, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन दिखेगा। तो हमारे पास गाइडेंस के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास बिजनेस यूनिट्स के भी पर्सनल होने चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास बिजनेस यूनिट की पर्सनल है, फिर हमारे पास कौन होंगे, आईटी डिपार्टमेंट की भी पर्सनल होने लाजमी है। क्यों, और भाई क्या सारा का सारा काम वो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा क्या, या सर वो सारा काम, एक मिनट, वो सारा काम वो प्रोजेक्ट चैंपियन करेगा क्या। तो हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट के भी पर्सनल होने लाजमी है। हाँ बोलो। सर बिजनेस यूनिट पर्सन्स में जो है वो क्या आईसीए में सीए और अकाउंटेंट्स आ सकते हैं या कोई और भी आ सकता है एग्जाम्पल में? देखो हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट हम्म। मैनेजर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो किससे रिलेटेड होगा, जिसको उस चीज की कंस्ट्रक्शन से। नॉलेज होगी। ठीक है, एक चार्टर्ड कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे क्या करेगा। कुछ भी हाँ, नहीं करेगा। वो हमारे समझ पास आ गया। वो हमारे पास बिजनेस यूनिट का मेंबर हो सकता है, बिजनेस यूनिट पर्सनल का मेंबर हो सकता है, बट लाजमी नहीं है कि वो उसका हो। हाँ, अगर एक आपकी ऑडिट फर्म है, उनका कोई प्रोजेक्ट है ऑडिट से रिलेटेड, तो उसका पार्ट तो फिर तो सीए हो, क्वालिफाइड ही चाहिएगा। उसका पार्ट हो सकता है। या आपके पास जो है वो एक आपका ऑडिट बेस्ड सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो वो हो सकता है कि वो आपका प्रोजेक्ट चैंपियन हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि किस टाइप का है। थैंक यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक आ गया प्रोजेक्ट चैंपियन, एक आ गया हमारे पास बिजनेस यूनिट पर्सनल, एक आ गया आईटी डिपार्टमेंट पर्सनल, क्योंकि भाई सारे काम वो लोग अकेले नहीं करेंगे, उनके सारे डेटा एंट्री वगैरह बाकी काम है वो कौन करेगा, वो लोग ये लोग कर रहे होंगे। इस तरह फिर हमारे पास कौन आएगा, हमारे पास आएंगे सीनियर मैनेजमेंट। ये सीनियर मैनेजमेंट क्यों आएगी, भाई हमें अप्रूवल्स चाहिए, सर उसके लिए। से अप्रूवल सारे डिसीजंस सीनियर भाई, मैनेजमेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगी हम आगे काम नहीं कर सकते। हमें अप्रूवल्स चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, हमें बजट देना है, तो उस सब के लिए कौन आएगा, सीनियर मैनेजमेंट होगी, तो हमारे पीछे खड़ी होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गए हमारे वो मेंबर्स, कौन कौन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो थे, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट चैंपियन, हमारे पास बिजनेस यूनिट पर्सनल, आईटी डिपार्टमेंट पर्सनल, और हमारे पास मेंबर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। इसके अलावा कौन लोग हमें चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे वेंडर्स। ये वेंडर्स कौन होंगे, भाई अगर हमें कोई हार्डवेयर चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो हम किससे लेंगे, वेंडर से तो लेंगे। हमारे पास वेंडर से रिलेशन अच्छे होंगे तो हम कर सकते हैं, और अगर रिलेशन हमारे सही नहीं होंगे तो कहां से मिलेगा। अगर टाइम पे हमें चीजें अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर किस प्रोजेक्ट चलेगा, ये तो डिले होता जाएगा, इनएफिशिएंट होता जाएगा। तो हमें वेंडर्स की भी जरूरत पड़ती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसल्टेंट्स। तो हमें कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये कंसल्टेंट्स कौन होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होते। ना ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ना ये हमारा प्रोजेक्ट चैंपियन होगा, वो दोनों विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्सटर्नल होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं, इनका एक्सपीरियंस ही उसी में गुजरा होता है। तो ये करते क्या है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमें मशवरे दे रहे होंगे भाई ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करो, ये है ये नहीं है, बट ये अपना थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग थे वो कौन थे, वो हमारी विद इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है। सर कंसल्टेंट जो है वो थोड़ा टाइम बिंग के लिए परमानेंट होते हैं या बस आप किसी भी मतलब किसी थोड़े टाइम के लिए उठा ले लें आप उनको, या एक फिक्स टाइम के लिए वो कर सकते हैं? देखो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक है, अगर हमारे कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट आते रहते हैं इस तरह के, तो हम क्या करेंगे, हम उनको परमानेंटली अपना कंसल्टेंट के तौर पे हायर कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमारे सिर्फ एक या दो ही प्रोजेक्ट हैं, या हमारे प्रोजेक्ट आगे नहीं आ रहे, तो हम क्या करें, हम खाली उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकली उनको हम हायर कर लेते हैं। ठीक है। क्लियर है। थैंक यू।
यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं जरा ईआरपी के ऊपर। ये ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पता है ईआरपी क्या है। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब अलग अलग काम करने हैं, हमें उन सबको इंटीग्रेट करना है, इंटरलिंक करना है आपस में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम ही करोगे क्रिएट फ्लो चार्ट ऑफ ऑपरेशंस। भाई क्या क्या काम होता है, जो काम होते हैं आप वो काम देख लोगे, उन काम के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, आप अपना ईआरपी रोड मैप डेवलप करोगे कि भाई इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें ईआरपी सिस्टम किस तरह का चाहिए, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, कहां से इंफॉर्मेशन कहां लेके जा रहा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब रोड मैप हमारा डिफाइन हो गया तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहे होंगे, हम ईआरपी को चूज कर रहे होंगे कि हमें कौन सा ईआरपी लेना चाहिए। यस सर। सर। ठीक है, हाउ टू मेक देम वर्क। सबसे पहले क्या करोगे भाई, आपको ईआरपी लेने के लिए सबसे पहला काम ये करना है, आपने ईआरपी ले रहे हो तो करना ये है गेट इन्वॉल्व नाउ। उसमें इन्वॉल्व होंगे तो पता चलेगा, इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी लाजमी है। फिर क्या करोगी, क्रिएट अ टीम ऑफ सुपर यूजर। सुपर यूजर क्या होते हैं? देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है सेल्स डिपार्टमेंट, हमारे पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब हुआ क्या, सेल्स डिपार्टमेंट ने सेल्स की, वो फौरन सेल्स जनरेट हो गई। ठीक है, अब वो कहां जाएगी, वो प्रोडक्शन के पास जाएगी कि हमें ये चीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है भाई, सेल्स वाला अपनी जो चीज है वो अपनी रिकॉर्ड कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपने रिकॉर्ड कर रहा है, फाइनेंस वाला अपने रिकॉर्ड कर रहा है, मगर एक ऐसा यूजर भी तो होना चाहिए जो क्या करे, वो ओवरऑल देखे कि भाई डेटा सही मूव हो रहा है नहीं हो रहा, जो सेल्स वाले ने बुक किया है क्या वही डेटा हमारे पास प्रोडक्शन के वाले पास जा रहा है नहीं जा रहा, सही टाइम पे जा रहा है, सही डेटा जा रहा है, बुक हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां से निकल के ये हमारे पास वेयर हाउस में सही जा रहा है नहीं जा रहा हमारे पास उसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए। तो हमारे पास सुपर यूजर होंगे तो पता चलेगा ना, तो हमें क्या करना होगा, सुपर यूजर्स बनाने होंगे ताकि वो सर, इन तमाम सर ये पॉइंट नहीं समझ आया है। देखो तुमने क्या किया है, तुम्हारे पास एक ईआरपी ले लिया आपने। ठीक है, आप बैठे हुए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, आपने सेल्स डिपार्टमेंट में आपने सेल्स कर दी, आप जितने यूनिट्स की सेल करोगे उतने यूनिट प्रोड्यूस भी तो करने होंगे या नहीं करने होंगे। यस सर। अब आपकी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ईआरपी है तो कहां जानी चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जानी चाहिए जी सर। क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी उतने यूनिट्स की ही रिक्वायरमेंट आ रही है या नहीं आ रही, तो ये कौन देख के बताएगा, सुपर यूजर यही देखेगा। सुपर यूजर। तो हमारे पास सुपर यूजर क्या कर रहा होगा, हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको लीड करके देख रहा होगा कि भाई ये तमाम चीजें इन ऑर्डर काम कर रही हैं, उस फ्लो में काम कर रही है जिसमें करना चाहिए। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईआरपी की, तो ईआरपी को फोकस रखो। ठीक है, कि क्या ईआरपी अपना एक्चुअली जो उसका काम है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है अब। यस सर। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, सेटअप सिस्टम फॉर डिबगिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमने क्या कर लिया, ठीक है भाई काम कर रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं टास्क परफॉर्म कर रहा वैसे तो फिर क्या करें, फिर हम उसको डिबग करें कि भाई इसमें ये मसला है, यहां से जो बुक हो रहा है वो वहां पे नहीं जा रहा, या वो पूरा का पूरा जो है पार्शियल जा रहा है, पार्शियल नहीं जा रहा है, एंड सो ऑन। तो क्या करें, उन इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको डिबग करें। क्लियर है, क्लियर है ये डिबगिंग। यस सर। कैसे होगी? कैसे कि मतलब देखो उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो क्या करेगा, उसने सुपरवाइजर बनाया हुआ है, वो सबको मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटर कर देख लेगा भाई जो उसने बुक किया वो वहां पे जा रहा है या नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इश्यूज हैं। अब वो उन इश्यूज को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, और हाईलाइट करके
खुद थोड़ी रिजॉल्व करेगा, वापस आईटी में देगा, उस प्रोजेक्ट को देगा कि भाई आप लोगों ने बनाया है, इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं, आप इन इश्यूज को सही करो। वरना फायदा क्या है सीआरपी का, अगर डेटा सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो। क्लियर सदफ? आ गया समझ। यस सर, आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, मेक हैसल स्लो। तमाम चीजें जो है आप एक साथ करने की कोशिश ना करो, तमाम चीजें एक साथ ना करो, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। पहले एक मॉडल टेस्ट करो। आपने क्या किया, आपने कहा भाई सेल्स का, आपने सेल्स का टेस्ट कर लिया, हाँ भाई ये सही जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने कहा प्रोडक्शन बनाया, प्रोडक्शन टेस्ट किया, हाँ ये सही है। अब इनको लिंक करो, सेल्स को प्रोडक्शन से। सेल्स जो बुक कर रहा है प्रोडक्शन पास वो जा रहा है, हाँ सही जा रहा है। तो क्या करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, एक एक करके, एक साथ नहीं करो। एक साथ करोगे तो फंस जाओगे। क्या करो, फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब वो क्या करोगे, उसको इंप्लीमेंट करो। सही वर्क कर रहा है तो नेक्स्ट पे आओ, नहीं कर रहा तो उसको डिबग करो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आगे जाओ। और क्या हो रहा है, ज्वाइन यूजर ग्रुप। जो यूजर ग्रुप है उनको ज्वाइन करो, जो जो एंड यूजर है जो इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना इफेक्टिव और कितना इफेक्टिव नहीं है। तो यूजर ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड कौन कर रहा है इस्तेमाल, यूजर ग्रुप तो कर रहा होगा। तो वही आपको सही बता सकता है कि भाई इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या नहीं है, कहां पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। और ये बात आपको कब पता चलेगी, जब आप यूजर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उनके साथ इंटेंसिवली काम करोगे तो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। क्लियर है? तो यूजर ग्रुप आपके एम्प्लॉइज ही हुए ना? राजी हुए? सही तो है। आप पहले उनको ज्वाइन करोगे, उसके बाद उनके साथ काम करोगे, वरना आपको बताएंगे ही नहीं। मतलब ये कि पहले अपने उनसे दोस्ती करो, फिर उसके साथ काम करो। क्लियर है? कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। अच्छा, फिर हम आते हैं हाँ, फिर हमारे पास क्या है, why do so many organizations STEM initiatives fail? ऑर्गेनाइजेशन फेल होती क्यों है? भाई अभी हम ऊपर यही सारी बातें करके आए हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स होगी और आपको नॉलेज नहीं है, वेंडर को पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या कस्टमर पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो ये फेल हो जानी है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, एंटरप्राइज सोर्स, हमारे पास बजट फंड्स अवेलेबल नहीं है, फंड्स नहीं है, तो भी हमारे पास क्या हो रही है, एट द एंड ये फेल हो जाना है। हमारे पास टाइम, हमने अनरियलिस्टिक टाइम दे दिया, तो भी फेल होना है। एक्सपर्टीज नहीं है, तो भी फेल होना है। हमारी अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हमने कहा जो उन्होंने कह दिया हमने वो अडॉप्ट कर लिया। तो देखो भाई, एक बात याद रखो, ऑर्गेनाइजेशन है तो आईटी है, तो आईटी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट देख के अडॉप्ट की जाती है। दोबारा से, आईटी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट देख के अडॉप्ट की जाती है। कभी भी आईटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मोल्ड नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली आईटी को मोल्ड किया जाता है। ठीक है? वगैरह वगैरह तुम खुद पढ़ लोगे, क्योंकि मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है? अच्छा, एक बात याद रखो, an enterprise package may be used by all companies in the industry, erasing their source of differentiation and competitive advantage। ये बात समझो। देखो, अभी मैं रिसेंटली एक वो पढ़ रहा था, उसका देख रहा था नोकिया का, कि जो नोकिया ने मोबाइल लॉन्च किए थे, जो पहला पोर्टेबल मोबाइल था वो नोकिया ने लॉन्च किया था, और उसका वेट 10 किलोग्राम था। वो बेसिकली गाड़ी में रख के फिर वो साथ में ट्रेवल किया जाता था। फिर वहां से ये आगे निकला, आगे होता गया, छोटा होता गया, लाइटर होता गया, तो हमारे पास जो मोबाइल आया वो था 800 ग्राम का, जो बड़ा वाला मोबाइल था जो हाथ में लेके हम फिरते थे, 800 ग्राम का था। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होता गया। फिर उसने क्या किया, उसने प्रिडिक्शन सही नहीं की और वगैरह वगैरह मसले मसाइल आए। अकॉर्डिंग टू नोकिया, उसने प्रिडिक्शन की थी कि 1999 में
ऑलमोस्ट 40 मिलियन यूजर्स होंगे मोबाइल फोन्स के। कितने होंगे? 40 मिलियन यूजर्स होंगे 1999 में, जो प्रिडिक्शन थी। बट एक्चुअली 1999 में 250 मिलियन यूजर्स थे, उसकी प्रिडिक्शन से कई गुना ज्यादा। देखो, जब आप प्रिडिक्ट गलत करते हो तो आप अपनी सेल फोरकास्ट गलत कर रहे होते हो, आप प्रोडक्शन गलत कर रहे होते हो। तो इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि मार्केट में गैप बनता है और कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। उस टाइम पे यही हुआ कि आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, स्पेशली मोटोरोला। अगर आपको याद हो वो मोटो रेजर वाला टाइम, ठीक है, या आपके पास ब्लैकबेरी आ गया था, और भी डिफरेंट आपके पास चीजें आ गई थी। तो नोकिया की जो अपना एडवांटेज था वो ऐसे ऐसे लूज करता गया, ठीक है। और सबसे बड़ा ब्लेंडर जो नोकिया ने किया वो क्या था? उसने देखा कि यार अब ये टाइम हो गया है स्मार्टफोन का, तो हमें स्मार्टफोन पे स्विच हो जाना चाहिए। स्मार्टफोन बेसिकली हार्डवेयर है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो एंड्रॉयड चूज करे या माइक्रोसॉफ्ट चूज करे। नोकिया ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट चूज करेंगे। क्यों? ये वो पॉइंट है। एन एंटरप्राइज पैकेज में be used by all companies in an industry, raising their source of differentiation and competitive advantage। उसने कहा कि भाई सब ही क्या यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, तो मैं अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज रखने के लिए क्या यूज करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट यूज करूंगा। और अनफॉर्चुनेटली वो उसका सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि क्या यूज करना, माइक्रोसॉफ्ट में जाना एंड्रॉयड को छोड़ के, ठीक है। वो यही कह रहा है कि अगर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर चला है और सभी वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपके पास इसका टेक्नोलॉजिकल कोई एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलना ओवर दी अदर्स, आपको कोई एज नहीं मिलना। क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ा हम तेज कर लेते हैं, हम बहुत हो गया हमारे पास, ये ऑलमोस्ट हमारा सारा का सारा जो वो था रीडिंग मटेरियल कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं जरा केस स्टडीज के ऊपर। सर हाँ सर, ये ईआरपी सिस्टम और एक तो एंटरप्राइज सिस्टम है, एक ईआरपी है, ये दोनों अलग अलग हैं। ओके गुड। देखो हमारे पास बेसिकली तीन टर्म्स हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। एक ही हमारे पास एंटरप्राइज सिस्टम, एक ही हमारे पास ईआरपी, और एक ही हमारे पास एमआईएस। अब तीनों को समझने की कोशिश करो। हमारे पास क्या है? हमारे पास है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। वो क्या कर रहा होगा, वो तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट कर देगा, सबको मिला के चला रहा होगा, सारा डेटा शेयरिंग हो रही होगी। मतलब इन शॉर्ट ये कि हम आइसोलेशन से निकल के एक ही, क्या कहना चाहिए, कि एक टेबल पे आ रहेंगे। क्लियर है? ये ईआरपी है। ईआरपी क्या करता है हमारे पास? ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट फॉर करता है, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट कौन से हो सकते हैं? आपका सेल्स एंड मार्केटिंग हो सकता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो सकता है, एचआर हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, आईटी हो सकता है, वगैरह वगैरह, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स। मगर जो एक्सटर्नल है उनको ये छोड़ देता है। मसलन जो आपके सप्लाई चेन है, आपका वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है, वेंडर्स है, ठीक है, या आपका कस्टमर रिलेशनशिप के आपके सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, तो जो एक्सटर्नल है, जो आपकी आउटसाइड दी बाउंड्री है, वो उनको छोड़ देता है। कौन? ईआरपी। अगर हम उनको भी इसमें शामिल कर लें तो ये बन जाएगा एंटरप्राइज सिस्टम। और अगर हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही रखें तो ये रह जाएगा ईआरपी। क्लियर है एंटरप्राइज और ईआरपी में? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम ये करते क्यों हैं? हमें करने की वजह ये, हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन। जितने भी हम यूज करेंगे उसे क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही होगी, और वो इंफॉर्मेशन कहां जा रही होगी? वो सारी की सारी जा रही होगी हमारे डेटाबेस में, हमारे की स्टोर होगी डेटाबेस में। क्यों? क्योंकि भाई हमें काम करना है, वहां से क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर सकें, फोरकास्टिंग कर सकें, हम क्या कर सके, हम बेहतर मॉडल्स डेवलप कर सकें। हमें पता होना चाहिए भाई किस वक्त क्या चीज चल रही है, क्या नहीं है। तो तमाम क्या होना चाहिए हमारे पास? एक डेटाबेस चाहिए जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही हो,
तो हम क्या करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे और वो कहलाती है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एक चीज जो कंफ्यूज करती है वो ये है कि भाई क्या ये MIS जो होती है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होती है? तो ऐसा नहीं है। जब कंप्यूटर नहीं था तो क्या उस वक्त डेटा रिकॉर्ड नहीं होता था? उस वक्त भी होता था। कैसे होता था? मैनुअली होता था। क्या उस वक्त रिपोर्ट्स नहीं बनती थी? उस वक्त भी रिपोर्ट्स बनती थी। क्या उस वक्त डेटा एनालिसिस नहीं होता था? उस वक्त भी होता था। फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि हम आ गए हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर। पहले हमारे पास मैनुअल होता था, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, तो लाजमी नहीं है कि कंप्यूटर ही उसका पार्ट हो। क्लियर है? यस सर। सर एक ये मेरा क्वेश्चन है कि ERP और एंटरप्राइज ऐसे भी तो सिस्टम होते होंगे जो मतलब ERP और एंटरप्राइज लिंक्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक देखो, एंटरप्राइज के अंदर ERP है, ठीक है। एंटरप्राइज क्या है हमारे पास? हमारे पास वो सुपर सेट है और ERP सबसेट है एंटरप्राइज का, ठीक है। तो ERP बड़ा होके एंटरप्राइज के बराबर हो सकता है, मगर एंटरप्राइज से बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कौन सा है? एंटरप्राइज सिस्टम। देखो आपके पास सिर्फ ERP चल रहा है, एक्सटर्नल आप किसी को नहीं छेड़े, तो आपका एंटरप्राइज सिस्टम ही आपका ERP है। मगर अगर आपने एक्सटर्नल भी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं तो आपका एंटरप्राइज बढ़ जाएगा और ERP थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, हम बात करते हैं जरा केस स्टडीज की। तो हमारे पास जो केस स्टडीज हैं वो ये सारी केस स्टडीज हैं। ये हमारे पास सारी ये केस स्टडीज हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक केस स्टडी थी, वो थी फ्रिटरलेज वाली, याद है? Yes, sir. सर Yes, sir. फ्रिटरलेज वाली केस स्टडी इसका पार्ट नहीं है हमारे मिड टर्म का, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो हमारे सर पास ये भी कम थोड़ी है, इतनी सारी है। अच्छा ना, तो पढ़ो, ठीक है। तो अच्छा, हम थोड़ा सा तेज तेज चलेंगे। पहले हमारे पास है रिस्कॉन स्टील, ये मेरी फेवरेट है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी बहुत है ये, क्योंकि रिचकॉन हमारे पास ये समझ लो कि तमाम की तमाम चीजें इस पे इंप्लीमेंट हो रही हैं। ERP की बात करो वो भी इस पे लग रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम वो भी इस पे लग रहा है, सिस्टम प्रोसीजर वगैरह वो भी इस पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो ज्यादातर हमारे जो कोर्स है ना वो इस पे अप्लाई एप्लीकेबल है, तो इसलिए ये इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। और अगर आप देखो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिचकॉन है क्या? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बहुत पहले बनी थी, इसके बाद ये स्टील उस बिजनेस में थे, इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था सेक्टर वॉर के बाद। तो फिर जो उनका ग्रैंडसन था तो उसने जो है वो क्या किया था, उसके तमाम चीजें बेच बेच के तमाम शेयर्स को फारिग किया था। शेयर्स खुश थे कि चलो अच्छा कुछ तो मिला, और फिर उसने दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर करके बनाई थी, ठीक है भाई। मार्टी जो है वो एक नई प्रेसिडेंट थी इनकी। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। मार्टी कौन है? नई प्रेसिडेंट है रिचकॉन स्टील की। अब वो आती है, अब हुआ क्या, वो आती है आके देखती है कि भाई इनका जो सिस्टम है वो कैसा है, बहुत ही आउटडेटेड है। सिस्टम आउटडेटेड की इसमें जो सबसे बड़ा उसको जो इशू लगता है वो ये है कि भाई इसमें जितनी भी चीजें आती हैं उसका कोई हमारे पास डेटाबेस नहीं है। तो अगर मुझे प्रिडिक्शन करनी है, फ्यूचर फोरकास्ट करनी हो, कोई स्पेसिफिक कोई ट्रेंड मालूम करना हो, तो मैं वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या उसका ये सोचना गलत है, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ लीडर? नो, नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल सही सोच रही है, ठीक है। तो उसका होना, उसका ये सोचना ऐसा बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया? अब उन्होंने कहा भाई क्या करें, इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं, रीडिजाइन रीस्ट्रक्चर करते हैं। जो पहला काम किया उन्होंने कहा हम इसको इन हाउस डेवलप करते हैं। इन हाउस डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिया, एक AT&T का इन्होंने जो है वो
सर्वर लिया। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, इन्होंने जो है वो यूनिक्स सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया वगैरह वगैरह। अब बना बनाया सॉफ्टवेयर लिया, अब वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को तो उसकी तो नहीं है, तो उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। मॉडिफाई करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो मॉडिफाई इनसे नहीं हो सका। उन्होंने कहा भाई ये मॉडिफाई नहीं हो सकता, तो इन हाउस ये फेल हो गया। अब कॉस्ट इनकर्ड ऑलरेडी हो चुकी है, हार्डवेयर आप ले चुके हैं, आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, अब जो हम लेंगे, जो भी हम सॉफ्टवेयर लें, वो क्या हो, वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता हो, इसी हार्डवेयर पे चल जाए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से सॉफ्टवेयर की तलाश शुरू कर दी, ये ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी बने बनाए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। मसलन आज के हमारे पास ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कौन से हैं, पीचट्री, क्विक बुक, टैली, ये बने बनाए स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर हैं। इन्होंने कुछ महीने लगाए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्ट किए, कैद बकौल मतलब इसके जो है हाफ अ डजन इन्होंने टेस्ट किए, बट इनसे काम वो नहीं हो पाया। एट द एंड इन्होंने कहा दफा करो इन सबको, हम बाहर से ले लेते हैं। एक इनको सॉफ्टवेयर मिल रहा था, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम इसको ले लेते हैं, अच्छा है, कुछ जगह पे ये अप्लाई भी हुआ है, हम ले लेते हैं। इन्होंने वो सॉफ्टवेयर ले लिया। सबसे बड़ा गुस्सा इनको, सबसे पहले जिसमें गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये हमसे इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, रिक्वायरमेंट मांगी नहीं, और उन्होंने इसका इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हम बताएंगे ना, हम तो पूछ ही नहीं रहे, और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और उनसे कहा भी तो उन्होंने कहा भाई प्रोडक्ट पे फोकस करें, तो मतलब ये बिल्कुल ही अजीब सी बात थी। दूसरी चीज ये कि हमारे एम्प्लॉयज जो है उनको सही से ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर इसके अंदर कुछ इश्यूज थे, उन इश्यूज के बावजूद इसको लाइव करने में चले गए। जब इसको लाइव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स कम होती हुई नजर नहीं आ रही थी। क्लियर है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम एक बात मुझे बताएं, हाँ पूछो। आपने जो अभी ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर की बात की, उसमें क्विक बुक और पैली बोला या बैली बोला? क्विक बुक, पीच ट्री, टैली, TALLY, टैली। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, अब इसने कहा, वो कह रहा है भाई हमारे पास क्या है 1997, इसका स्टिल शट द डोर ऑन द क्लॉज आउटसाइड हर ऑफिस। इसका मतलब है इसके ऑफिस के बाहर एक लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। शुड हर कंपनी कंटिन्यू टू यूज इट्स न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसके बारे में हमने बात की आखिर में, अडॉप्ट किया था, क्या उसको कंटिन्यू रखे या उसको डिस्कार्ड कर दें। इट हैज बीन ओनली इन प्लेस फॉर अ मंथ, सिर्फ 1 महीना हुआ है और इतने तक आगे के करें तो क्या करें। बट ड्यूरिंग दैट टाइम द कंपनी हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटली लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू कैरी आउट इट्स मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटीज, मतलब बेसिक काम करने से भी गई सॉफ्टवेयर के अडॉप्ट करने के बाद। ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग रॉ मटेरियल, ट्रैकिंग इन्वेंट्री, फाइलिंग ऑर्डर्स फॉर कस्टमर्स एंड बिलिंग देम, मतलब ये कोई भी काम नहीं कर पा रहा। अब आप ये सोचो, आपने 1 महीना ये यूज किया है लाइव, आप 1 महीना ये यूज करते रहे और अब आपके पास ये इश्यू सामने आए हैं, तो उस 1 महीने में आप कितना लॉस कर बैठे होंगे। ठीक है, रिचुअल बिजनेस वॉज सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स। याद रखो, जो एक्चुअली वजह बनी वो क्या था, जिसको ये सब के सब ही निग्लेक्ट करते गए। रिचुअल बिजनेस वॉज सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स, हमने पीछे पढ़ा था अभी कि अगर आपका बिजनेस कॉम्प्लेक्स है तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। याद है, रिस्क हमने पढ़ा था। तो रिचुअल बिजनेस वॉज सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स, वेदर और नॉट द इम्प्लीमेंटेशन हैड गॉन वेल। देखो अब यार है, अब वो कंफ्यूज है कि करे क्या, प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ आई, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि प्रॉब्लम आइदर क्या इम्प्लीमेंटेशन गलत हुई है इसकी, या हमारे एम्प्लॉयज जो है वो सही से ट्रेन नहीं कर पाए, या बिल्कुल इनको नहीं आता चलाना, या तो ये इंप्लीमेंट ही सही नहीं हुआ है, या एम्प्लॉयज को सही से चलाना ही नहीं आ रहा,
या फिर ये है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही नहीं हो पाई। ठीक है, तो 3 सवाल उसके जहन में है, बट आइदर सर के। हाँ बोलो। सर ये बोले ना ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ जो ये एमआई जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्होंने नया अडॉप्ट किया है वो, या फिर जो इनके ऑपरेशंस है वो कॉम्प्लेक्स है? ऑपरेशंस। सही है सर। ठीक है, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा करें क्या, वजह क्या है भाई। मगर एक बात तो है, अगर तीनों में से कोई भी वजह है, चाहे इनका जो सिस्टम नया बना है वो सही काम नहीं कर रहा, या सही से कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाई, या एम्प्लॉय से ट्रेन नहीं हो पाए, तो तीनों सेंस में ही गलती किसकी है? सामने वाली फर्म की है। ठीक है, क्योंकि तीनों ही उसकी तरफ जाते हैं भाई। कॉन्फ़िगरेशन करना वो भी उसका काम है, ट्रेन करना वो भी उसका काम है, और डेवलप करना वो भी उसका काम है। तो दैट मीन्स गलती तो है ही उनकी। हाँ, अब वो कह रही है कि इफ सो कुड दे बी करेक्टेड ओवर टाइम। अगर फर्ज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारे लोगों को चलाना नहीं आता, तो क्या हम ये कर ले कि इसको हम थोड़ा सा और आगे खींचें, ताकि लोग ऐसे जैसे इस्तेमाल करेंगे, यूज टू रहेंगे, फिर से हो जाएगा। मगर अगर ये सोचो कि सॉफ्टवेयर में ही इशू है, तो जितना ज्यादा टाइम लेके जाओगी आगे, उतना ज्यादा इश्यूज बढ़ते जाएंगे। एक महीने में ये हाल हो गया, तो आगे क्या होगा? क्लियर है ये बात? इस चीज छोड़ दो इसको वगैरह वगैरह, हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। हाँ, जो इनका पुराना सिस्टम था वो आज से 20 साल पहले इन्होंने डेवलप किया था, और 20 साल में कोई चेंज नहीं आई। यहां तक कि उसके जो पार्ट्स थे वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने शुरू हो गए थे 10 साल पहले। क्यों? क्योंकि वो इतना ऑब्सोलीट हो गया था। ठीक है, तो इनके पास जो था वो क्या था, इनके पास जो काम कर रहा था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था। तो ये दो सॉफ्टवेयर इनके पास पहले से काम कर रहे थे। ठीक है, या आप और समझ लो कि इसका की पंच ऑपरेशंस भी इसमें इंक्लूड कर दिया था। तो ये कौन सा था? ये पहले जो काम करते, ये पुराना वाला जो सिस्टम के पास चल रहा था 20 साल पहले का, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी इसके अंदर, दिस सॉफ्टवेयर डिड नॉट reliable job of keeping track of material and of updating the general ledger as inventory balance। ठीक है, तो ये वो काम नहीं कर पाता था। कौन सा? पुराना सिस्टम। दिस सिस्टम डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक द ट्रैक्स ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर कहाँ जा रहा है, किस तरफ है, वो कोई इनके पास रिपोर्ट नहीं थी। कस्टमर ऑर्डर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मटेरियल प्रोसेसिंग, परचेजिंग वगैरह वगैरह, किसी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इन शॉर्ट अगर आप सबको समराइज करो तो क्या था, इनके पास कोई डेटाबेस नहीं था जो इस सबका रिकॉर्ड रख सके। ठीक है, हाँ भाई, तो हमारे पास, हाँ, इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन यूजफुल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी एक्टिविटीज, कि भाई इनकी कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज कोई इसका रिकॉर्ड नहीं था। Analyzing trends over time in sales, inventory usage, scrap rate, other quantities of interest, ये सब चीजें उसमें नहीं थी। ये सारे ड्रॉबैक थे इनके पुराने सिस्टम के, जिसकी बेस पे इन्होंने कहा कि नहीं यार, अब हमें क्या करना चाहिए, एक नए सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें पहले जो इन्होंने किया वो था इन हाउस डेवलपमेंट। ठीक है, क्या किया, एक अकाउंटिंग पैकेज लिया, AT&T का हार्डवेयर लिया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, और उन्होंने उसको एक्सटेंसिवली मॉडिफिकेशन शुरू कर दी। क्यों? अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और वो फेल हो गया। ठीक है, उन्होंने बहुत ट्राई किया, वो नहीं हो पाया। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ये नहीं होना। तो फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने दोबारा सर्चिंग शुरू की, और अब कहां पे आ गए ये आ गए ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर पे आ गए। ठीक है, काफी महीनों तक इन्होंने सर्च करते रहे, मगर ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हमारे पास हमने ऑलरेडी कॉस्ट लगाई है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली लें। मसलन AT&T का हार्डवेयर लिया था, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो जो भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो इन्हीं पे ही चलना चाहिए, ताकि भी कॉस्ट जाया ना हो। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर बंदा क्या फॉलो करे, कौन सा सिस्टम फॉलो कर सकता है, या इनको कौन सा करना चाहिए था? पहले तो माइक बंद करो।
पहली चीज ये देखो, हमारा सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो पहले इसको समझ लो ये सब कॉम्प्लेक्स था क्यों, इसकी वजह समझो, फिर हम उसके ऊपर आते हैं तो फिर हमें करना क्या चाहिए। देखो अभी हमने बात की थी कि क्या होना चाहिए, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बंद कर दें अपना। तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, हम करते क्या है, हम वेंडर वो चूज करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे, ठीक है। इनसे मिस्टेक कहाँ हुई अभी हम वो डिस्कस करते हैं। तो इनका सिस्टम कॉम्प्लेक्स क्यों था, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कौन कौन से थे, बाय लेंथ भी कर रहे थे, बाय वेट भी कर रहे थे, और बाय क्वांटिटी भी कर रहे थे। तो 3 अलग अलग इनके पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मौजूद थे। फिर दूसरा इनके पास क्या था, रेमनेंट। ये क्या था, कस्टमर वांट ओनली अ सेक्शन ऑफ द स्टील शीट, मतलब पूरी शीट नहीं चाहिए, कुछ पार्ट चाहिए। अभी क्या करेंगे, जितना पार्ट चाहिए उतना सेल कर देंगे और बाकी वापस से इन्वेंट्री में आ जाएगा, या आफ्टर कटिंग ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्शन द रेस्ट ऑफ द स्टॉक वुड बी रिटर्न टू द इन्वेंट्री, बाकी वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। तो इन सबको अलग अलग फॉर्म में हमें रिकॉर्ड करना था। साथ में क्या है हमारे पास, सर्टिफिकेशन। क्या चाहिए, जब भी आप कोई इसको सेल करो तो साथ में उसकी मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का सर्टिफिकेट भी दिया जाए। तो इस चीज ने क्या किया था, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया था, इस चीज ने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो आपके पास कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है तो आप करते क्या हो, आप ये देखते हो कि भाई वो हमारे साथ इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता। वो आपको आप उसको पूरी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि इसको किस तरह से डील करना चाहिए। तो क्या होगा, इश्यूज आते हैं मगर रिक्वायरमेंट्स एक्सचेंज होती हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले बताते हो, वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछता है कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली बनता है। डायरेक्टली बनाओगे तो फेल हो जाएगा।